नमस्कार दोस्तों, आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्दन और कमर दर्द की समस्या आम आदमी में पाई जाने वाली बड़ी ही आम समस्या है। इसलिए इस विषय पर सही जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर भावुक गर्ग। आप एम्स दिल्ली के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मनोज फलक। डॉक्टर मनोज फलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रभात रंजन। आप एम्स में ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर भावुक आपकी तरफ है। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आदमी एक आयु से दूसरी आयु में पहुंचता है, तो आयु के अनुसार जो एज चेंजेस क्या आते हैं हमारे स्पाइन की हेल्थ में, वो हमें आप आम भाषा में बताइए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्पाइन में सिर्फ 2 ही कर्व होते हैं जी। जैसे कि वो जिसके बैठना शुरू करता है, खड़ा होने के चलना शुरू करता है, उससे फिर स्पाइन के अंदर डिफरेंट कर्व आते हैं। जैसे कि गर्दन में अलग तरह का कर्व होता है, अच्छा, पीठ में अलग तरह का कर्व होता है। तो बेसिकली 4 कर्व जब एडल्ट होता है उसमें डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, बोन्स थोड़ी सी वीक होती हैं, उसके हिसाब से कमर जो थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं हम। तो उससे ये कमर में चेंजेस आते हैं। ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, और जो ओवरऑल अगर आप पॉस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी कमर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि भाई आयु को हम डिले मतलब टाल नहीं सकते हैं और किसी को बुढ़ापे से जवान नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर फलक, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आम भाषा में देखें तो सर्जरी की भूमिका जो कब आती है, क्योंकि आप बेसिकली एक सर्जन हैं जी, जो हमारी स्पाइन से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें कब आपका इंटरवेंशन होता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि पीठ दर्द और कमर दर्द का अर्थात कोई डिस्क या कोई और परेशानी है जिसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये एक मिथक है। तकरीबन 90-95% लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तो जानना ये आवश्यक है कि किन मरीज़ों को वाकई में डॉक्टर की सेवाएं लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सर्जरी का क्या इसमें भूमिका होती है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें पीठ दर्द या कमर दर्द एक समय के बाद में, आराम के बाद में, सही पोस्चर के बाद में भी ठीक ना हो, ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं जैसे पैरासीटामोल या कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका एक शॉर्ट ट्रायल लें 3 से 5 दिन का, तब भी कोई आराम ना पड़े, या हाथ या पैर में एक लहर की तरह दर्द जाए, या लगातार उसमें कोई सूनापन या चींटियां चलने जैसी दिक्कतें हों जो कि ठीक ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पोस्चर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ठीक हो जाती हैं 1-2 घंटे बाद में, तो जो ठीक ना हो, या कोई इसमें टेढ़ापन आ जाए, तो डिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं, तो पेन, टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी, ये 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यक है। और कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे कि सुनपन या चींटियां चलने जैसी दिक्कत, या हाथ पैर में कमजोरी आना, या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत होना, ये वो लक्षण है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, और जांच करवा के फिर यदि संभव हो तो ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर एक आम आदमी की बात करें, सपोज़ कमर में या गर्दन में किसी किस्म का दर्द हो रहा है, तो इनिशियली शुरुआती दौर पे एक सर्जन के, मतलब आप एक न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन का रुख करना चाहिए या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा सभी को कि एक क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन का रुख करना चाहिए। हमारी जो चिकित्सा सेवाएं हैं इसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जो कि एक क्षेत्र में विशेष में या उस प्रकार के मरीजों में रुचि रखते हैं और उसी में स्पेशलाइज करते जाते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिसमें अभी भी प्रेफरेंस वाइज ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस है जी। लेकिन ज़्यादातर बीमारियां जो कॉमनली हम देखते हैं वो किसी भी आप क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन के पास जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर भावुक, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर कमर दर्द की बात करें, बड़ी आम सी समस्या है, और गर्दन के दर्द की बात करें तो इसके रेड फ्लैग्स क्या होते हैं?
जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया कि 90% केसेस में ये बैड पॉस्चर की वजह से होता है और घबराने की बात नहीं होती है और ये ठीक हो जाता है। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि कॉमन कोल्ड और ज़ुकाम के बाद ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है बैक पेन, जिसकी वजह से लोग जो हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रेड फ्लैग्स बेसिकली ये है कि जैसे कि डॉक्टर मनोज ने बताया कि अगर पैरों में कमज़ोरी आ रही है या सुनपना आ रहा है या झिंझनी आ रही है पैरों के अंदर, तो ये रेड फ्लैग है। अगर बुखार के साथ में कमर में दर्द है तो रेड फ्लैग है। अगर वजन कम हो रहा है या आपको या आपके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, उसके साथ में बैक पेन हो रहा है, तो ये सीरियस हो सकता है। या अगर हम ये भी बोलते हैं कि 18 साल से कम की उम्र में बैक पेन यूजुअली नहीं होता है और इसी तरह से 60 साल की उम्र से ज़्यादा को अगर बैक पेन हो रहा है तो ये भी रेड फ्लैग है। उनको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई भी बैक पेन अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा है तो भी ये रेड फ्लैग हो सकता है, तो ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये मेजर हैं जिनकी वजह से आपको जो है डॉक्टर को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फलक अगर आपका रुख करें, डॉक्टर साहब कई बार होता ही है कि अगर आप आदमी सवेरे सवेरे अगर बिस्तर से उठता है और सडनली वो कोई चीज़ उठाने के लिए हाथ नीचे करे और अचानक उसको एकदम से फिर उठा ना जाए, तो ये किस बात का संकेत, किस तरफ इशारा करता है? हमें किस तरफ समझना चाहिए कि क्या दिक्कत हो सकती है? जी, ऐसी स्थिति में आयु सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये एक यंग पेशेंट, यंग एडल्ट को यानी कि 20-25 इस उम्र में हो रहा है तो ज़्यादा संभावना है, यदि कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है चोट की या किसी हेवी फिजिकल वर्क के, तो ज़्यादा संभावना है कि ये इम्प्रॉपर पोस्चर में सोने की वजह से या कोई मसल स्पाज़म की वजह से हो। और कभी भी झुक के उठाने के लिए आपको एक्चुअली घुटनों को मोड़ के चीज़ों को उठाना है। अच्छा, ये एहतियात बरतने की जरूरत है। जी, ना कि कमर से। ये सभी के लिए एहतियात है। ये इस एज ग्रुप के लिए, हमारे के लिए, हर आयु वर्ग के लिए एहतियात है कि आप सही प्रकार से अगर बॉडी को यूज़ करेंगे, जिस प्रकार से हमारे जॉइंट्स और फिजियोलॉजी बनाई गई है, तो इसमें स्ट्रेस और डैमेज के चांसेस कम होते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर प्रभात, क्योंकि दोनों डॉक्टर्स से हमने जो अभी बातचीत सुनी उसका ये लबोलवाब है कि भाई पॉस्चर्स का बड़ा महत्व है। हमारे जो उठने बैठने के तरीके हैं और सामान उठाने के तरीके हैं उसमें एहतियात की ज़रूरत है। कि होता ही है कि कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कहा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के बाद एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमारी को ठीक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे गर्दन और कमर के दर्द के बारे में? किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की इस क्षेत्र में भूमिका है? जैसे डॉक्टर भावुकर और डॉक्टर मनोज फलक ने बताया कि जो अधिकतर दर्द है वो मांसपेशियों की वजह से या फिर बायोमैकेनिक्स चेंज होने की वजह से होती है। जैसे मसल्स जो है हमारा, वो एक पारास्पाइनल मसल्स और रीढ़ की हड्डी के साथ में जो मसल्स होते हैं उसे पारास्पाइनल मसल्स कहते हैं और वो एक मजबूती प्रदान करते हैं रीढ़ की हड्डी को। अगर उनमें कुछ खिंचाव आ गया तो उसकी वजह से दर्द अधिकतर लोगों में होता है। और यह दर्द, जैसा अभी बता रहे थे, कि आगे झुकने से या कोई भारी वजन उठा लेने से या अचानक से छींक आ जाने से या फिर खांसी इस पोजीशन में आ जाए जिससे आपके मसल में स्पाज्म, खिंचाव हो जाए, तो उस वजह से यह दर्द हो सकती है। और इससे उत्पन्न हुआ दर्द जो है, इसमें फिजियोथेरेपी काफी कारगर होता है। और इसमें भी एक्यूट फेज और सब एक्यूट फेज में अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक्यूट फेज में जनरली अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें आइस के द्वारा इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और इन्फ्लामेशन को बढ़ने नहीं देंगे। तो आइस थेरेपी साथ में जो है जेंटल स्ट्रेचिंग विथ रेस्ट स्टार्ट करेंगे। और जब सब एक्यूट फेज में आ जाएगा तो स्ट्रेचिंग के साथ साथ जो है थोड़ी स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि मांसपेशियों में भी ताकत बढ़े और वो रीढ़ की हड्डी को एक शक्ति प्रदान करे उनको सीधा रखने में। बिल्कुल। डॉक्टर भावुक, डॉक्टर साहब, अगर आमतौर पे होता ही है कि कई लोग के दिमाग में सवाल आता है कि जो मैं गद्दा यूज़ कर रहा हूँ, तो जो हार्ड वाले गद्दे होने चाहिए या सॉफ्ट होने चाहिए, किस तरीके होना चाहिए? ये सवाल अमूमन हर आदमी के दिमाग में रहता है। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, और बहुत ही कॉमन जो है जिज्ञासा रहती है लोगों के बीच में के मन में कि किसको कैसे यूज़ किया जाए। तो मेरा ये कहने का, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी हर एक आदमी के लिए एक अलग तरह का गद्दा जो है सूटेबल कस्टमाइज्ड रहेगा, कस्टमाइज होता है। और उसका पता कैसे चलाया जाए, तो उसमें बेस्ट है कि आदमी गद्दे के ऊपर लेट के देखे। अच्छा। और किसी अपने साथ वाले आदमी को कहे कि आपकी कमर के नीचे वो हाथ डालने की कोशिश करे। अगर वो इजीली हाथ डाल पा रहा है तो वो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है। अच्छा जी।
अगर वो बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल पा रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट है जी। और अगर वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ हाथ पास कर पा रहा है तो वो आइडियल गद्दा है आपके उसके अच्छा, लिए। ये तो पता ये लगाने के लिए। हर एक के लिए अलग अलग बॉडी के हिसाब से गद्दे की होती है। हार्ड बेड, ज़्यादा हार्ड बेड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आमतौर पे होता है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं, तो भी कम उम्र के लोगों में भी ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बड़ी आम हो गई है। तो इसका भी कोई संबंध है कि अगर यंग एज में ऑस्टियोपेनिया आता है तो उससे स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ सकती है या समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और यंग एज में यूजुअली ऑस्टियोपेनिया का कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आजकल हमारी लाइफ्स घर के अंदर ही सिमट के रह गई है, धूप से हमारा एक्सपोजर नहीं होता है इतना, तो और हम लोग डार्क स्किन लोग हैं इंडिया में स्पेशली, तो भी विटामिन डी का बनना कम होता है। तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमें ऑस्टियोपेनिया होता है। और अगर बोन्स कमज़ोर हैं तो बोन्स में धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रैक्चर होकर बोन्स की शेप चेंज हो जाती है और उससे स्पाइनल डिफॉर्मिटी आ सकती है। और अगर डॉक्टर फलक आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, अगर कई बार अगर एमआरआई की ज़रूरत कब पड़ती है? एक आम व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि भाई मुझे एमआरआई कब कराना चाहिए, अगर कोई डिस्क का उभार उसमें आता है तो क्या समझना चाहिए? एमआरआई करवाने के लिए जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेड फ्लैग साइंस हमने डिस्कस किए थे, यानी वो साइन जो कि गंभीर खतरे की ओर इशारा करते हैं कि 4 से 6 हफ्ते का आपको दर्द बना हुआ है या कोई कमज़ोरी है या कोई ऐसा दर्द आ रहा है जैसे लहर जैसा जा रहा हो या सुनपन हो या पेशाब में कोई दिक्कत आ रही हो। इन स्थितियों में, या बुखार बन रहा हो आपको या कोई कैंसर की हिस्ट्री हो, इन स्थितियों में हम एमआरआई करना एडवाइस करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम एमआरआई करें 100 लोगों का रैंडमली, मतलब किन्हीं भी 100 लोगों का करें, आपका, हमारा, हमारे जैसे 100 लोगों का, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिलती हैं क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तो इसको हम नेचुरल वेरिएशंस बोलते हैं और हर वेरिएशन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि किसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, डिस्क बल्ज के अगर कारण की बात करें तो क्या होता है डिस्क बल्ज के कारण? अभी हमने बायोमैकेनिक्स की बात की। हमारी पीठ के जो कर्व्स होते हैं इसको हम एक धनुष की तरह मान लेते हैं और धनुष को धनुष बनाए रखती है एक डोर जो कि होती है हमारी मसल्स। तो जब हमारा पोस्चर खराब हो जाता है तो हड्डियां सीधी होने लग जाती हैं, तो जो वेट ट्रांसमिशन होता है वो अल्टर हो जाता है। और दूसरा ये कि जैसे स्मोकिंग की वजह से या पुअर लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारी डिस्क होती हैं वो ख़राब होनी चालू हो जाती है, उनका डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम डीजनरेशन कहते हैं, जिसका साधारण बोलचाल की भाषा में ये है कि अगर मेरी आयु 40 वर्ष है तो मेरी डिस्क 60 साल की या 70 साल की हो गई है ना। तो इसकी वजह से डिस्क बल्जेस डेवलप होते हैं इवेंचुअली, क्योंकि वेट ट्रांसमिशन ठीक नहीं है तो डिस्क आगे या पीछे सरक सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर भावुक, अगर हम स्पाइन का, जैसे डॉक्टर फलक ने अभी बताया कि जो स्पाइन का एक धनुष के आकार का एक जिक्र किया, तो आइडियल जो होती है सिचुएशन एक स्वस्थ व्यक्ति में, क्या किस तरीके से आकार होता है कि स्पाइन का? तो आप सी समझ सकते हैं। तो गर्दन में आप ये समझिए कि सी जो है वो पीछे की तरफ फेस करता है जी। तो 60 डिग्री के करीब का कर्व बनता है। इसी तरह से अगर हम पीठ की बात करें तो पीठ में भी सी जो है वो आगे की तरफ फेस करता है। अच्छा। और अगेन 40 से 60 डिग्री का सी बनता है। और इसी तरह से अगर कमर की बात करें तो कमर में भी एक सी बनता है, वो पीछे की तरफ फेस करता है। अच्छा। और फिर जो नीचे का पोर्शन है उसमें उल्टा सी बनता है। अच्छा। तो बेसिकली ओवरऑल आप ये समझिए कि इस कमर में जितने भी सी बने हैं, 4 सी बने हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म ये रहता है कि आपका जो हेड है और जो आपके कूल्हे हैं वो सेंटर में रहें। अच्छा। तो ताकि आप जब सीधे वॉक करते हैं तो हेड पेल्विस के ऊपर जो है सेंटर में रहता है और आप वॉक कर पाते हैं। तो ये जो ह्यूमंस और बाकी जानवरों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आदमी 2 पैरों पे इजीली चल सकता है, वो इसी स्पाइन के बैलेंस की वजह से ही वो बाइपेडल, जिसको हम बोलते हैं कि 2 पैरों पे चल सकता है। अच्छा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आमतौर पे ये सवाल हर किसी के दिमाग में रहता है कि जो स्पाइन की जो आकार है स्वस्थ व्यक्ति में क्या होना चाहिए, क्योंकि कई व्यक्तियों में जब वो ख़राब हो जाता है तब उनको समझ में स्पाइन का महत्व आता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा स्पाइन के बगैर अधूरी है। स्पाइन में जो समस्याएँ आती है वो दिन रात उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, यहीं पे डॉक्टर प्रभात, अगर आपका रुख करें, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि जैसे डीजेनरेशन की बात हो रही है कि अभी डॉक्टर फलक ने कहा कि भाई जो 40 साल का व्यक्ति है उसमें कई बार स्पाइन की अगर हम
एज को नापें तो करीब 60 साल की मतलब अर्ली डिजनरेशन हो जाता है, समय से पूर्व जिसको बोलते हैं, उसका जो घिसाव है या नुकसान है। तो इसमें फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब कितना लंबा अरसा लगता है कि व्यक्ति को आपके पास क्या वो लाइफ लॉन्ग आने पड़ता है, या फिर वो एक बार आपसे सीख ले, घर पे अपने आप करे और फिर वो अगर जो डिस्क बल्ज कई बार L4 L5 इस तरह की तमाम दिक्कतें मरीज़ बताते हैं, तो इसमें किस तरीके से फिजियोथेरेपी अपनी भूमिका निभाती है? जैसे आपने बताया कि जो यंग एज में डिजनरेशन अगर हो रहा है, तो इसमें एक तो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एक हेल्दी डाइट लें जिसमें इन सब की प्रचुर मात्रा हो, जो आपके बोन्स को सही रखें। और दूसरा, मांसपेशियों की ताकत के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है। और आप बता रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा है तो हाँ, हो सकता है कि लंबे समय तक फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़े, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आकर उनसे एक्सरसाइज सीख के जा सकते हैं। अगर बहुत दर्द है शुरुआत में, तो कुछ मशीनों के द्वारा उनके दर्द को कम किया जा सकता है, जैसे कि डायथर्मी हो गई, अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई, टेंस हो गया, इन सब का उपयोग करके दर्द को कम किया जा सकता है। और मैंने पहले जैसे बताया कि दर्द कम होने के उपरांत हम स्ट्रेनिंग प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो स्ट्रेनिंग प्रोसेस के जो है एक अवधि बना दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर में ये रेजिमेंट करिए, उसके आगे 15 दिन के बाद इस तरह की एक्सरसाइज करिए। तो हर 15-20 दिन या महीने भर के अंदर में फिजियोथेरेपिस्ट से आकर लगातार संपर्क में रहकर घर पे एक्सरसाइज कर कर भी वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और लाइफ लॉन्ग चलती होंगी एक्सरसाइज अगर किसी लाइफ, देखिए एक्सरसाइज जीवन है, जीवन में आपको वैसे भी बोला जाता है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। बिल्कुल। डॉक्टर फलक, आमतौर पे ये सवाल भी आता है कि जो व्यक्ति कमर के दर्द या फिर गर्दन में होने वाले दर्द से पीड़ित हैं, उनकी स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग पोजीशंस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें सोते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। यदि आपको सिर्फ गर्दन या कमर में दर्द है, और अक्सर कहा जाता है कि पिलो यूज़ ना करें, पिलो यूज़ ना करें, पिलो यूज़ ना करें। ये सवाल मेरा अगला ही सवाल था डॉक्टर साहब। आमतौर पे कई लोग कहते हैं मोटी पिलो यूज़ करें, पतली करें या साइड पे रखें, तो इस पे भी डॉक्टर साहब आप प्रकाश डालिएगा। जी, तो यूजुअली हम यही एडवाइस करते हैं, जैसे डॉक्टर भावुक ने अभी बताया था कि किस प्रकार का गद्दा हम चूज़ करें, वैसे ही गर्दन के नीचे सपोर्ट होना ज़रूरी है, सिर के नीचे नहीं। अच्छा, है ना? अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप गर्दन के नीचे सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, सिर के नीचे नहीं। दूसरा, ये तो तब हुआ जब आप सीधा पीठ के बल लेट के सोते हैं। और यदि आपको दर्द ज़्यादा है तो कई बार देखा गया फीटल पोजीशन बोलते हैं, जैसे बच्चे सोते हैं करवट पे, दोनों पैरों के बीच में हल्का तकिया रख के, सिर के नीचे भी सपोर्ट रख के आप सो सकते हैं। इन पोस्चर्स में आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा, तो एक्यूट फेज़ में जब हमें प्रॉब्लम्स हैं तो ये करके आप रिलीफ पा सकते हैं, और इससे ज़्यादातर मरीज़ों को आराम पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर कई लोग चादर की भी तकिया बना लेते हैं कि ज़्यादा मोटा तकिया लगाने से अमूमन कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई मेरा दर्द उससे बढ़ता है जी। और अगर स्वस्थ व्यक्ति है वो ज़्यादा मोटी तकिया लगाते हैं तो उनको भी तकलीफ देखने में आती है जी। तो इस विषय में थोड़ा बताएं। क्योंकि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि स्पाइन के कर्वेचर्स होते हैं, हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए, तो हमारी गर्दन का कर्वेचर होता है सी की तरह जी, जो कि आगे की तरफ उभरा हुआ है ना? अगर हम सिर के नीचे तकिया लगाएंगे तो हम उस कर्वेचर को उल्टा कर रहे हैं, उसे सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना मोटा तकिया होगा उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि तकिया जितना पतला हो या ना भी यूज़ कर सकें तो चलेगा। डॉक्टर भावुक, अगर जब मान लो सारे प्रयासों को करने के बाद भी कोई व्यक्ति स्पाइन की समस्या से पीड़ित है, चल नहीं पा रहा है, पैरों में भी अमूमन देखा जाता है 60 वर्ष के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है लोगों की, और स्पेशली जो हिली एरियाज़ में हैं वो लोग को चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे लोग का डॉक्टर साहब क्या उपाय, क्या निदान आप करते हैं? देखिए, आज की तारीख में स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, और स्पाइन सर्जरी की अगर बात करें तो सिर्फ सर्जरी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी होती हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं जो काम करते हैं। तो अगर हम 100 लोगों की बात करें जिनको ये दिक्कतें हो रही हैं, तो 60 से 70% लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से मेंटेन कर ले जाते हैं।
कुछ जो नहीं होते हैं ठीक, उनमें से भी 20-30% लोगों को हम स्पेशल तरह के इंजेक्शंस हम लगाते हैं। आजकल हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी हम लोग जो है पेन रिलीफ के प्रोसीजर्स हैं, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 से 10% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और सर्जरी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत सेफ़ है। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि स्पाइन सर्जरी मतलब बहुत रिस्की है, बट आज की तारीख में स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ़ है। बिल्कुल। बेसिकली आप न्यूरो सर्जन डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे भी इसी से संबंधित मैं पूछना चाहूँगा कि कई बार जब स्पाइन की जो दिक्कतें हैं, अगर उसको मरीज़ को दिक्कत आ रही है, तो वो आप कुछ उसमें पार्ट लगाते हैं पीछे की तरफ स्पाइन वाले हिस्से में, तो उसके बाद मरीज़ शिकायत करते हैं कि भाई 2 महीने तक भी उनको दर्द बना रहता है, चुभन सी बनी रहती है। तो बॉडी क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, या आगे चल के वो अपने आप एक्लेमेटाइज हो जाता है? जी बड़ा अच्छा प्रश्न था। मेरा मानना है कि आप इम्प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, जो हम ऑपरेशन करके फिर स्क्रू और रॉड लगा के फिक्सेशंस करते हैं। इन केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा चीरा बड़ा होता है, डाइसेक्शन भी ज़्यादा होता है, और इन मरीज़ों के साथ दिक्कत ये होती है कि इनकी मसल और जो पीछे का स्किन कवर और फैट का कवर होता है, ये कम होता है। तो इसकी वजह से चलते हुए इम्प्लांट कई बार पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि एक्सरसाइज करके हम एक प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं कि हम उस लेवल तक पहुँचे जिसके बाद में मरीज़ सर्जरी को बहुत अच्छा टॉलरेट कर ले। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम उस प्रकार की प्रोसीजर्स का चुनाव करें जिसमें ज़्यादा दिक्कतें ना आए। और तीसरा, आजकल सर्जरी में जैसे एडवांसेस हुए हैं, जैसे डॉक्टर भावुक ने बताया, इम्प्लांट्स में भी एडवांसेस हो चुके हैं, और छोटे चीरे से भी इम्प्लांट्स डाले जाते हैं बिना बड़ा चीरा लगाए हुए। तो ऐसा करके हम इन सब दिक्कतों को कम कर सकते हैं। रिजेक्शन शब्द ठीक नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होती है मेटालोसिस टाइप की, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, शॉर्ट टर्म में नहीं देखी जाती, कम समय में नहीं देखी जाती है। अच्छा, तो धीमे मरीज़ को आराम फिर आ जाता होगा कि जिसमें आपने ये इम्प्लांट लगाए हैं। सही सर्जरी का सही मरीज़ का चुनाव करके यदि प्रोसीजर किया जाए तो लगभग सभी मरीज़ों को आराम पड़ जाता है। लगभग कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, और मैं आप तीनों एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से हम डिले कर सकते हैं जो कमर के दर्द को और जो गर्दन में होने वाले। डॉक्टर भावुक, आपसे शुरुआत तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइजेस। अपने वजन को आप कंट्रोल में रखिए, अपने जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, इन सबको अगर है तो हाइपरटेंशन, इन सबको कंट्रोल में रखिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर पॉस्चर, जिन पे भी आप काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसके अलग पॉस्चर्स हैं। अगर आप खड़े रह के काम करते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि एवरी 50 मिनट्स एन आवर का रूल फॉलो करना चाहिए कि 50 मिनट आप जिस भी पॉस्चर में हैं उसको 5-10 मिनट के लिए पॉस्चर को चेंज कर लीजिए। अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। तो ये यूजुअल चीज़ें अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्पाइन की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में। देखो, छोटा सा एक आंसर मैं आपसे और जानना चाहता कि कई बार मरीजों के MRI में कुछ चीज़ें आ जाती है, बल L4 L5 तमाम चीज़ें, मरीज़ बड़े घबरा जाते हैं, और लेकिन उनको दर्द नहीं हो रहा होता है आफ्टर फिजियोथेरेपी। तो ऐसे मरीजों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? डॉक्टर मनोज ने बताया कि नेचुरल वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं। 25% लोगों में, ये स्टडी भी हो चुकी है कि 25% लोगों में जो फाइंडिंग्स होती हैं वो एज रिलेटेड और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। आप देखिए ना, आँख का कलर भी सबका सेम नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है थोड़े बहुत चेंजेस जो है MRI में सब दिखते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, ये घबराने की ज़रूरत नहीं होती है इनमें। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज सर, आपसे पूछना चाहेंगे किस तरीके से, हाउ कैन वी डिले किस तरीके से करते हैं जो डीजनरेशन हो रहा है स्पाइन में, उसको, उसमें थोड़ा सा आप टिप्स दीजिए। ज़्यादातर चीज़ें डॉक्टर भावुक ने बता दी कि हमें सही डाइट लेना है। सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है आजकल प्रदूषण के चलते, और हमारी दिनचर्या जैसी हो गई है, हम सन एक्सपोजर थोड़ा कम लेते हैं, तो हमें सन एक्सपोजर भी ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं योगा के और इसके, ये करके हम एक स्ट्रेस नाम के कंपोनेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हाफ ऑफ द यंग पॉपुलेशन, यानी जितने 20-25 साल के लोग हैं, उसमें स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखा गया है।
स्पाइन में दिक्कतें ना होते हुए भी दर्द होने का। बिल्कुल, तो स्ट्रेस भी कंट्रोल बिल्कुल करना है। स्ट्रेस का रोल हर आमतौर पे आधुनिक चिकित्सा ने भी पद्धति ने इस बात को माना है, और स्ट्रेस दूर करने के लिए हमें डी स्ट्रेसिंग की जो चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं उनको मानना चाहिए। डॉक्टर प्रभात, आप क्या इनपुट देना चाहेंगे, किस तरीके से हम अपनी गर्दन और कमर की समस्याओं में आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? एक तो अपने पोस्चर को सही रखें, फिर अगर आपको बचना है इनसे तो संतुलित आहार, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि पानी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मांसपेशियों में। एक स्वस्थ रखने में, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में पानी का इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रेटेड रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। बिल्कुल, चीज़ें बड़ी आसान हैं, बस ज़रूरत है उनकी पालन करने की। दोस्तों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में सही जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में हमने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपने 3 एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आपसे विदा लेते हुए अब मेरी पूरी टीम और मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।